मुखलिसपुर पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे थे। राशि फंक्शन की तैयारी में लगा हुआ था। उसकी छोटी बहन की एंगेजमेंट का फंक्शन था। ज्यादा लोग नहीं थे, बस गिने चुने मेहमान थे। फंक्शन खत्म होने में शाम के 4 बज गए थे। मेहमानों के जाने के बाद रशी और मैं लॉन में आकर बैठे। हमने काफी के मग पकड़ रखे थे। लॉन में चेयर पर बैठे हुए हम बात करने लगे। पहले थोड़ी देर फंक्शन से रिलेटेड बातें होती रहीं, फिर रशी ने कहा, हाँ अब बताओ, मुझे उम्मीद है कि तुम पूरी तैयारी से आए होगे। बिल्कुल भाई, तुमने इतना जोर डाला तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलते हैं। कब निकलेंगे? मैंने काफी की चुस्की लेते हुए पूछा था। बस अभी 1 घंटे में। ऋषि ने घड़ी देखते हुए कहा था। ओके, मैंने जवाब दिया था। फिर हम लोग बासदेवपुर के बारे में बात करने लगे थे। वैसे बासदेवपुर में है क्या? मैंने पूछा था। भाई बड़ी जोरदार कहानी है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए बताया था। बासदेवपुर गांव ही पूरा का पूरा हांटेड लगता है। वहां एक पुराना बंगला है जिसके बारे मशहूर है कि वहां पर एक छोटे बच्चे और एक चुड़ैल का वास है जो लोगों को मारकर उनका खून पी जाते हैं। ऋषि ने बताया था। भाई, ऐसी कहानियों के बाद ज्यादातर मायूसी ही हाथ लगती है। मैंने मुंह बनाकर कहा था। मालूम नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, वरना मैं वहां जाने से साफ इनकार ही कर देता। 1 घंटे के बाद मैं राशि के साथ वहां से निकला था और बासदेवपुर को जाने वाली सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी थी। शाम के 5 बज चुके थे और हमारा इरादा वो रात बासदेवपुर के भूतिया बंगले में बिताने का था। बासदेवपुर पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बजने वाले थे। मुखलिसपुर की मेन रोड से एक पतली सड़क बासदेवपुर को जाती थी, जो आगे जाकर बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसी वजह से बासदेवपुर पहुंचने में 2 घंटे लग गए थे। वैसे अगर रोड सही होती तो मुश्किल से 50 मिनट ही लगता। बासदेवपुर गांव सच में बड़ा उदास उदास सा लगता था। अभी 7 ही बजे थे, लेकिन एक भी इंसान घर के बाहर नहीं दिख रहा था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। हैरत की बात यह भी थी कि किसी ने घर के बाहर एक बल्ब भी नहीं लगा रखा था। सिर्फ दरवाजों की झिरी से छन कर आने वाली हल्की रोशनी से लगता था कि यहां बिजली की व्यवस्था मौजूद थी। रशी मुझे रास्ता बता रहा था और हम भूतिया बंगले की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर की ड्राइव के बाद पेड़ों के झुंड के नीचे एक टूटा फूटा सा बांग्ला नजर आया। मैंने गाड़ी बंगले के सामने सहन में खड़ी की और टॉर्च लेकर हम नीचे उतरे थे। हमारे पांव के नीचे सूखे हुए पत्तों की आवाज आई थी। मैंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली थी। मैंने देखा बंगले के सामने ही लेफ्ट कॉर्नर पर एक कुएं का जगत नजर आ रहा था। जगत टूटा हुआ था। बंगले पर टॉर्च की रोशनी डाली दीवारों में काई लग चुकी थी, दरवाजे सड़ चुके थे और कब्जों से झूल रहे थे। बंगले के आगे एक बरामदा था। बरामदे तक लकड़ी की 3 स्टेप्स की एक सीढ़ी जाती थी। रशी और मैंने गाड़ी से अपने इंफ्रारेड कैमरे निकाले और गले में लटका लिए थे। बंगले में घुसने से पहले हमें बाहर के सीन शूट करने थे। मैं कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के जगत पर पहुंचकर मैंने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली थी, मगर टॉर्च की रोशनी बीच में ही झूल गई थी। कुआं काफी गहरा था। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। न जाने क्यों बदन के रोंगटे रह रहकर खड़े हो जा रहे थे। ये उस वक्त मुझे पता नहीं था। मेरा दिमाग कह रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, मगर जिस्म न जाने किसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। गांव की तरफ से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। भूतिया बंगले के आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज लगातार आ रही थी। कभी कभी किसी उल्लू की आवाज आ जाती थी, फिर वही लगातार झींगुरों की झाएं झाएं। मैंने देखा रशी ने भूतिया बंगले की सामने से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। मैं कुएं की जगत से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। शूटिंग के दौरान हमें सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताना था कि हम लोग इस वक्त कहां हैं और जहां हम हैं उसके बारे में क्या मशहूर है। चलो भाई, अब बोलना शुरू कर दो। मेरे सामने खड़े हो जाओ। बैकग्राउंड में कुएं को लेना है, फिर बंगले की तरफ कैमरा घूम जाएगा। ऋषि ने मुझसे कहा। ओके, मैंने कहा एज यू विश और कुएं के सामने खड़ा हो गया। ओके, 1 2 3 एक्शन। आयशी ने गिनती गिनते हुए कहा और मैंने इंट्रो डायलॉग बोलना शुरू किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल जीरो डायमेंशन में। दोस्तों, मेरे साथ हैं मेरे पार्टनर राशि, जो इस वक्त ये वीडियो शूट कर रहे हैं। दोस्तों,
आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सर से पैर तक एक सनसनी दौड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होगी। सबसे पहले हम कुएं की तरफ बढ़ेंगे। तुम इसमें टॉर्च की रोशनी डालोगे और मैं शूट करूंगा। डिस्क्रिप्शन साउंड को बाद में मिक्सिंग के वक्त डाला जाएगा। बंगले के अंदर जो शूट करेंगे उसमें जहां जहां हमारे चेहरे दिखेंगे उसकी लाइव डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है सर जी, मैंने सीने पर हाथ रखते हुए थोड़ा झुककर कहा और रश्मि के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद हम कुएं की तरफ बढ़े। रश्मि ने शूट करना शुरू किया था। पहले उसने कुएं के चारों तरफ से वीडियो बनाई जिसमें मुझे कुएं के जगत पर खड़े होना था। फिर वो रिकॉर्डिंग करता हुआ कुएं की जगत पर चढ़ ही रहा था कि अंधेरे में शायद पैर गलत जगह पड़ जाने से वो बुरी तरह लड़खड़ाया और चबूतरे पर गिर पड़ा, लेकिन कैमरे को संभाले रहा। उसके गिरते ही किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत साफ थी और हम दोनों ने सुनी थी। हम चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। रश्मि अपनी चोट भूलकर हक्का बक्का चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा जैसे पूछना चाहता हो कि क्या मैंने भी वो आवाज सुनी थी। मैंने हां में सर हिलाया तो रश्मि लंगड़ाते हुए उठा। मैंने उसे सहारा दिया। भाई यहाँ सच में कोई मामला लगता है, चल निकलते हैं। रश्मि ने डरी हुई आवाज में कहा, क्या बात करता है यार, इतने सालों बाद कोई जेन्युइन केस मिला है, इसको छोड़कर भगाना चाहता है। चल फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा था। आज सोचता हूं कि काश मैंने रश्मि की बात मान ली होती। रश्मि ने बहुत कोशिश की थी कि मैं वापस चलूं, मगर मुझे डर की जगह जिज्ञासा हो रही थी। मैंने रश्मि से कहा कि तुझे इतनी डर लग रही है तो तू जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। और रश्मि ने मुझे बेबसी से देखा था। तू जानता है मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। रश्मि ने हल्के गुस्से से कहा था। तो फिर रुक, हम चलेंगे, मगर जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा कर लें। अगर यहां सच में कुछ बुरा हुआ था तो उसे दुनिया के सामने लाना हम सबका फर्ज है, मैंने हीरो बनते हुए कहा था। रश्मि रुक तो गया था मगर वो बहुत डर गया था। रश्मि की सारी तेजी निकल चुकी थी। डरते डरते उसने कैमरा संभाला और हम फिर कुएं के जगत पर चढ़ गए। कुएं के किनारे पर पहुंचकर मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और रश्मि शूट करने लगा। रश्मि बिल्कुल मेरे नजदीक खड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो डर से कांप रहा हो। रश्मि खुद को संभाल, हिम्मत से काम ले। मैंने रश्मि की हिम्मत बंधाई। रश्मि ने कैमरा बंद करके मेरी तरफ देखा। भाई मैं सच कहता हूँ, मेरी बात मान। किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था तभी मैं गिरा था। चल चलते हैं ना यहाँ से, मुझे बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही है। रश्मि ने एक बार फिर डरते हुए चारों तरफ देखा। भाई डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि हमने इस तरह बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया है? बस थोड़ा सब्र करो, हम जरा बंगले के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि हमें क्या पता चल सकता है। मैंने रश्मि की हिम्मत बंधाते हुए कहा। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो चलते हैं अंदर, मगर याद रखना अगर कुछ पता नहीं चल पाया तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। मुझे न जाने क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। रश्मि ने कहा। ओके भाई, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, मैंने रश्मि को यकीन दिलाया। कुएं के जगत से उतरकर हम बंगले की तरफ मुड़े। रश्मि ने कैमरा फिर से चालू कर लिया था। हम बंगले की तरफ बीराज ही रहे थे कि हमें अपने पीछे से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई गुस्से से गुर्रा रहा हो। आवाज किसी औरत की लगती थी। रश्मि और मैं ठिठक कर रुक गए। फिर हम दोनों ने डरते डरते पीछे घूमना शुरू किया और पीछे का नजारा देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि कुएं के जगत पर एक औरत मटमैली साड़ी पहने खड़ी है। ज्यादा दूरी न होने की वजह से उसका गला सड़ा चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरे पर मांस का एक टुकड़ा भी न